morning, friends. I welcome you all to the platform of To The Point, where we are discussing the legal reasoning course which is being asked in various law entrance exams. मैं आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ टू दी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं लीगल रीजनिंग का कोर्स जो कि पूछा जाता है और आता है जो वेरियस लॉ कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम्स है उसमें। सो अगर आप मेरे कोर्स को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हम काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो लीगल रीजनिंग में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरुआत करी थी और उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रीएम्बल, हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने पढ़े फंडामेंटल राइट्स जो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। फिर हमने पढ़ी DPSPs, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 3 में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स को जो कि दिए गए हैं सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो कि सिटीज़न पे एनफोर्स्ड हैं कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मतलब हर सिटीज़न की ड्यूटी बनती है नेशन की तरफ। ऐसा नहीं होता कि एक सिटीज़न सिर्फ राइट के ही हकदार होता है, लेकिन उस साथ ही साथ उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं उसकी देश की तरफ। और वो कहाँ मेंशन है? अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारा आज का, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ मेंशन है? पार्ट 4 में। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत बार इस पे MCQs बन जाते हैं कि पार्ट 3 में क्या मेंशन्ड है, पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, पार्ट 4 में क्या है, वहाँ पे DPSPs हैं हमारी। तो फ्रेंड्स, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बैकग्राउंड है ना, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्रीज़ के बारे में बता देती हूँ। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कब लाई गई थी? ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये डाली गई हैं 42nd अमेंडमेंट से। जो 42nd अमेंडमेंट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और ये कब किया गया था? जब हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी जी, जब हम प्राइम मिनिस्टर थी, मतलब उनकी सरकार थी, उनकी गवर्नमेंट थी, उस दौरान ये अमेंडमेंट पास किया गया था। और इसी अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया गया था। अब हुआ ऐसे था कि अगर आपको पता हो थोड़ा सा भी हमारे देश के बारे में, कि एक ऐसा टाइम था हमारे देश में जब 1975 से लेकर 1977 तक इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी हमारे देश में, ठीक है। और इस दौरान ही ये 42nd अमेंडमेंट आया था। तो इस इंटरनल इमरजेंसी के टाइम बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच किए जा रहे थे जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है उनके द्वारा। तो जो सिटीजन्स हैं कुछ टाइम तो चुप रहे, उन्होंने काफ़ी बर्दाश्त किया, लेकिन कुछ टाइम बाद उनमें से कुछ सिटीजन्स उठे और उन्होंने बोला कि आप हमारे फंडामेंटल राइट्स को ऐसे ब्रीच नहीं कर सकते। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गारंटीड हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, तो हमारे राइट्स हमें वापस दीजिए, आपके पास कोई हक नहीं है इसको हमसे ले लेने का। तो इंदिरा गांधी जी, जो थोड़ी सी एडमेंट नेचर की लेडी थी, बहुत ही वैसे स्टॉलवर्ट लीडर रही हैं वो अपने टाइम की, तो उन्होंने एक उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते थे जिनका नाम था सरदार स्वरण सिंह। उनके कैबिनेट में मिनिस्टर थे सरदार स्वरण सिंह। इनको बोला कि आप कुछ ऐसा बनाइए, कुछ ड्यूटीज़ बनाइए। ये जो सिटीजन्स अपने राइट्स की बातें कर रहे हैं कि हमें राइट्स चाहिए, इन्हें बोलिए कि इनके लिए कुछ एक ऐसी चीज़ फॉर्मुलेट करिए जिनको इनके ऊपर इन्फोर्स किया जा सके और बोला जा सके कि अगर आप अपने राइट्स मांग रहे हैं हमसे, तो आपके लिए के साथ आपके लिए पैरेलली ड्यूटीज़ भी हैं। अगर आप ड्यूटीज़ अपनी अच्छे तरीके से फुलफ़िल करते हो तो डेफिनेटली हम आपको आपके राइट्स भी देंगे। तो ये जो स्वरण सिंह जी हैं, इन्होंने एक कमेटी फॉर्म करी जहाँ पे ये उसके चेयरमैन थे। और वो जो कमेटी थी वो किस लिए फॉर्म करी गई थी? टू फॉर्मुलेट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई, दैट वाज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। तो आपको इस पूरे स्लाइड में क्या याद रखना है कि एक तो पार्ट 4A याद रखना है जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है,
कौन से अमेंडमेंट से ये ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई और कौन सी वो कमेटी थी जो कि स्पेशली फॉर्म करी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फ्रेम करने के लिए। तो वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसमें जो ये सरदार स्वर्ण सिंह थे वो उसके चेयरमैन थे। सो आइए देखते हैं क्या रिकमेंडेशंस दिए इन्होंने, कौन सी ड्यूटीज़ इंक्लूड करी गई। सो ओरिजिनली वैसे ही आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ कि जो सरदार स्वर्ण सिंह हैं इन्होंने 8 ड्यूटीज़ रिकमेंड करी थी, लेकिन इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डाली गई वो 10 ड्यूटीज़ डाली गई। ठीक है, इन्होंने तो 8 ही सजेस्ट करी, लेकिन डाली कितनी, 42nd अमेंडमेंट से 10 ड्यूटीज़ डाली। और वो कौन सी ड्यूटीज़ हैं वो अब हम देखते हैं। ऑल्सो अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे वो स्टैटिक मतलब लीगल जीके वाले पार्ट में से बनेंगे। और मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान लीजिए कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से 3 फंडामेंटल राइट्स है और 1 फंडामेंटल ड्यूटी है, और आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल ड्यूटी आउट ऑफ इट। या हो सकता है आपको 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे दें और 1 फंडामेंटल राइट दे दें, या मिक्स दे दें DPSP का, फंडामेंटल राइट का और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, और आपको बोला जाए कि टिक द करेक्ट ऑप्शन कि इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है। सो इसलिए आपको जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो 11 ड्यूटीज़, ये बाय हार्ट याद होनी चाहिए। इनको याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब आती है जब हमें साथ में DPSPs भी याद रखनी है और उसके साथ साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स भी याद रखने हैं। तो वो एंड में कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कई बार आंसर रॉन्ग हो जाता है बहुत ईजी टॉपिक, लेकिन स्टिल कई बार मिस्टेक हो जाती है कि हम उस टाइम नहीं एग्ज़ाम के प्रेशर में पहचान पाते कि इसमें से DPSP कौन सी है और फंडामेंटल राइट कौन सा है। सो इसलिए इसका सोल्यूशन ये है, जितने ज़्यादा मॉक सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपके सामने सिचुएशंस आएंगी, केसेस आएंगे, और उतना ही ईजी होगा आपके लिए वहाँ पे जाके अंडरस्टैंड करना कि किस चीज़ को, किस आंसर को किस तरीके से एलिमिनेट करना है और करेक्ट ऑप्शन तक पहुँचना है। तो आइए देखते हैं कि क्या 10 जो ड्यूटीज़ थी हमारे ओरिजिनल 42nd अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई। सो फर्स्ट, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है, उसमें बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है कि जो वो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अबाइड करें, मतलब उसको माने, उसको रिस्पेक्ट करें, उसके जो आइडल्स हैं उसको रिस्पेक्ट करें, जो उसमें उसके प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसको रिस्पेक्ट करें, नेशनल फ्लैग की इज्जत करें, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके जो नोबल आइडियाज़ थे दैट लेड टू द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, उनको रिस्पेक्ट करें, उनको फॉलो करें, उनको इनकलकेट करने की कोशिश करें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ये जो 3 चीज़ें हैं आइडली ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी जानी चाहिए किसी भी सिटीज़न द्वारा। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे देश में से लोग हैं जिनके बहुत ही उग्रवादी ख्याल हैं, एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वो सेपरेशन चाहते हैं। वो दे डोंट बिलीव कि इंडिया यूनाइटेड रहे। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एफर्ट डालते रहते हैं कि इंडिया की जो इंटेग्रिटी है, मतलब एकता है, यूनिटी जो है, वो ब्रेक हो जाए। सो इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बोला गया है कि हर एक जो सिटीज़न है उसकी ड्यूटी है कि वो यूनिटी, जो एकता है ना हमारे देश की, उसको बनाने में हेल्प करे और उसको कायम रखे। फोर्थ पॉइंट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर कोई ऐसी आपदा आती है, कोई हम पे अटैक कर देता है, वैसे तो हमारे लिए हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स है टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द कंट्री, बट कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे नॉर्मल सिटीजन्स, जो आम सिटीजन्स हैं, उनकी भी सर्विसेज की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आपने देखा होगा जब ये कोरोना का टाइम आया था तो बहुत सारे सिटीजन्स उठ के बाहर आए थे, किसी ने लोगों को खाने पहुंचाए थे, किसी ने राशन किट्स बांटी थी। तो ये क्या था, बहुत मतलब कि आप नेशनल सर्विसेज रेंडर कर रहे हो। मतलब जब भी कोई कल को तकलीफ़ आती है, जैसे कि ये कोविड का टाइम आया था, डॉक्टर्स ने तो बहुत काबिल तारीफ़ काम किया ही था, लेकिन बहुत सारे सिटीजन्स थे जो
सेल्फलेसली विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव काम कर रहे थे। कोई प्लाज्मा अरेंज करने में हेल्प कर रहा है, किसी ने ग्रुप बनाए हुए हैं। इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस खुल गई थी। सिख कम्युनिटी ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन खोली थी, जैन कम्युनिटीज़ जो नॉर्थ में थी उन्होंने बहुत ऐसे छोटे छोटे हेल्पिंग एड सेंटर्स बनाए थे जहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाए थे। सो ये सब किस में काउंट होता है? रेंडरिंग द नेशनल सर्विस। नेशनल सर्विस का यही मतलब नहीं होता कि आप वहाँ पे जाके बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, बंदूकें गोलियां खा रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। नहीं, ये भी अपने आप में एक नेशनल सर्विस ही है। नेक्स्ट इज़ टू प्रमोट हारमनी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा बना के रखना है अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ एंड टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे किसी स्त्री को, मतलब किसी भी विमेन को, उसकी डिग्निटी को, उसकी चैस्टिटी सैंक्टिटी को नुकसान पहुँचे या हार्म हो। हमेशा विमेन की तरफ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है और एक जो भाईचारे की वो एक फीलिंग है वो बनाए रखनी है। तो ये हमने डिस्कस करी 5 फंडामेंटल ड्यूटीज़। बाकी हैं टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। ये बात हम शुरू से सुनते आए हैं कि जो इंडिया है उसमें बहुत वेरियस भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, बहुत अलग अलग प्रजातियों के लोग हैं। मतलब यहाँ कहते हैं कि हर 20 किलोमीटर में जो इंडिया में बोली बदल जाती है, मतलब बोलने का तरीका, जो लोकल डायलेक्ट होता है। सो इतना रिच हमारा जो कल्चर है, इतना रिच हेरिटेज है, तो हमें कोशिश करनी है कि वो बरकरार रहे। कुछ भी ऐसा नहीं करना कि ये चीज़ें हमारे इंडिया का जो बेसिक जो इंडिया को यूनिक कंट्री बनाती है वो हट जाए। हमें उसको प्रिजर्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट्स एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, जिसमें फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ आती है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर देना अपने पर्सनल यूज़ के लिए या पर्सनल गेन के लिए। सो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज़ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ऐसा नहीं, मतलब आप में एक जिज्ञासा होनी चाहिए क्वेश्चन करने की, नहीं कि गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन पास कर रही है, कोई नया इनैक्टमेंट ला रही है, कोई नया लेजिस्लेशन पास हो रही है, तो उसको फॉलो करें। फॉलो करना है, बिल्कुल करना है। उसी से अगर हम हर चीज़ में बहुत भड़काऊ या बहुत ही अगेंस्ट अगर हम अपना एटीट्यूड रखेंगे तो शायद कभी भी जो यूनिटी है इंडिया की वो फॉर्म नहीं हो पाएगी। बट ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ कह रहा है तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। आप में साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, मतलब आप में क्वेश्चन करने वाली समझ होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ है तो ऐसी क्यों है, ये राइट दिया गया है तो क्यों दिया गया है, या आपको पता होने चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, ताकि कल को आप वो ब्रीच करे कोई तो आप उसके लिए कोर्ट को अप्रोच कर पाए टू एनफोर्स इट। नेक्स्ट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजोर वायलेंस, मतलब वायलेंस है उसको त्याग देना है, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो ये नहीं सोचना। आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई स्ट्राइक्स होती हैं या कहीं पे भी ये पत्थरबाजी या वायलेंस होती है तो फटाफट लोग क्या करते हैं, जो दुकानें होती हैं, पब्लिक शॉप्स होती हैं, उसको तोड़ने लग जाएंगे, जो पब्लिक बसेस हैं उसके कांच तोड़ देंगे। तो ये सब जो बिहेवियर है ना, ये बहुत गलत बिहेवियर अपने आप में। भैया अगर आपको गुस्सा है तो जिसके अगेंस्ट गुस्सा है उसको निकालिए, उसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करिए। ये क्या कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ मचा रहे हैं, कोई मॉल बना हुआ है उसके कांच तोड़ देंगे, जो पब्लिक बसेस हैं उनके कांच तोड़ने लग जाते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीज़न के ऊपर जो डाली गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है एक सिटीज़न को फॉलो करने के लिए। जो 10th है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू अ हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। बेस्ट करना है, जो भी कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, लेबर हो, जो कर रहे हो बेस्ट करो ताकि देश का विकास हो सके। मतलब हर जगह आप कोशिश करनी है कि आप एक्सेलेंस अचीव करें इन ऑल द स्फेयर्स, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी एंड कलेक्टिव लेवल पे भी। ये नहीं कि आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी मैनेज नहीं है। एवरीथिंग शुड बी नॉट परफेक्ट बट इट शुड बी ट्राइड दैट कि वो परफेक्ट हो या एक्सीलेंट हो। ये तो 10 यहाँ तक की तो जो ड्यूटीज़ है ना, ये डाली गई थी हमारे 42nd अमेंडमेंट से।
फिर एक अमेंडमेंट पास हुआ था 86th अमेंडमेंट 2002 में, और उससे एक एडिशनल ड्यूटी डाली गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि है एजुकेशन से रिलेटेड, एंड दैट इज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। सो फ्रेंड्स 2002 में ना एजुकेशन को लेके बहुत धमाल मचा था हमारे देश में। इसको राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया। डीपीएसपी में भी चेंज आए और एक ड्यूटी भी बना दी लोगों के लिए कि आपकी ड्यूटी है कि आपके घर में अगर बच्चे हैं और वो 6 से 14 साल की उम्र के हैं तो प्लीज़ उनको पढ़ाइए। अगर आप पढ़ाएंगे तभी देश बढ़ेगा, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य होने वाला है कल को चल के। और अगर यही जागरूक नहीं है, यही पढ़े हुए नहीं हैं, तो देश में विकास किस तरीके से होगा। सो ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इनको आप बाय हार्ट कर लेना, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। बस मैं आपको बता दिया है कि कहाँ पे आप वहाँ जाके कंफ्यूज होगे। कंफ्यूज इस पॉइंट पे होगे कि आपको तीनों चारों अगर इकट्ठे दे दिए तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा या ट्रिकी हो जाएगा ये बताना कि फंडामेंटल राइट कौन सा है, ड्यूटीज़ कौन सा और डीपीएसपी। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि जितने भी राइट्स, डीपीएसपी और ड्यूटीज़ हैं इनको आप बाय हार्ट मेमोराइज़ कर लें, ताकि इतने सिंपल क्वेश्चन में आपके मार्क्स ना कटें। सो फ्रेंड्स, एज़ प्रॉमिस्ड मैंने आपको कहा था बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू वाइंड अप यू, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर पेशेंस लिसनिंग, एंड स्टे होम, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।